हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है और उसका कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि इस थ्योरी को कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया सॉल्व करने के लिए और उसमें क्या क्या फेल्योर रहे और लास्ट में प्लांक ने कैसे इसको फाइनली इसको सॉल्व किया, इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दिया इसके कर्व्स का। तो ये वीडियो अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, या मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर आप फिजिक्स के बैकग्राउंड के नहीं भी हैं तब भी आपको ये पता चले कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, क्योंकि ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्वांटम फिजिक्स की जो स्टार्टिंग है, वो एक ब्रांच जो फिजिक्स की है वो यहीं से स्टार्ट हुई, ब्लैक बॉडी रेडिएशन से स्टार्ट हुई। तो इसमें हम पहले डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम क्या थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्लासिकल मैकेनिक्स जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं हम इसको एक्सप्लेन कर पा रहे थे, जिसकी वजह से हमें नई ब्रांच की जरूरत पड़ गई जिसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो प्रॉब्लम है, मतलब ये इनिशिएट कैसे हुआ, तो इसका स्टार्टिंग है कि हम कह सकते हैं कि हाउ matter interact with radiation. So the problem originates from this point, that how matter interacts with radiation. और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, हाउ रेडिएशन इंटरैक्ट विथ मैटर। तो ये जो स्टेटमेंट है यहीं से ये इसका स्टार्ट हुआ कि देखिए हमारा जो यूनिवर्स है, हम इसमें जो भी देखते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखते हैं, वो या तो मैटर के फॉर्म में है या रेडिएशन के फॉर्म में। तो मैटर रेडिएशन में कन्वर्ट होता है, कैसे हो सकता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करें। अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो उसमें से रेडिएशन आपको मिलेगा, ठीक है। और वो रेडिएशन कई फॉर्म में होगा, कई कलर्स में होगा, यानी कलर्स को हम फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में समझ सकते हैं, कई फ्रीक्वेंसी में होगा। तो इस को समझने के लिए मैं एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन देना चाहूंगा, तो ताकि आपको ये इसका थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो कि प्रॉब्लम एक्चुअल में क्या है। सो प्लीज स्विच ऑफ द लाइट्स। तो मेरे पास एक छोटा सा माचिस है, तो इस माचिस को मैं बर्न कर रहा हूं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कई सारे कलर्स हैं। बहुत बॉटम पे देखेंगे तो ब्लू कलर है और उसके ऊपर येलो कलर है, और माचिस का जो पार्ट जल चुका है वो रेडिश है। तो यानी जो रेड है इसका टेम्परेचर कम है, ब्लू का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है और येलो का टेम्परेचर इन बिटवीन कहीं पे है। प्लीज स्विच ऑन द लाइट। तो इस डिमॉन्स्ट्रेशन में हमने देखा कि किसी भी मैटर का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसमें से रेडिएशन हमें मिलने लगता है। तो ये जो कलर चेंजिंग का जो फिनोमिना है, यानी कैसे मैटर रेडिएशन में फॉर्म हो रहा है या इंटरेक्शन जो है, ये 19वीं सेंचुरी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से एक थी कि इसको कैसे समझा जाए। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें से जो रेडिएशन निकल रहा है ये मैटर पे डिपेंड नहीं करता कौन सा मटेरियल आप यूज करते हैं। ये कोई भी मटेरियल आप ले लो, वुड लो, आयरन लो, निकल लो, इससे इंडिपेंडेंट है। इसका जो वेरिएशन है वो आपको एक पर्टिकुलर इसका एक वेरिएशन आपको दिखेगा, जो मैं अभी कर्व में डिस्कस करूंगा। ओके, तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी। प्रॉब्लम ये है कि ये कलर का जो चेंजिंग है, यानी कैसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हमें मिल रही हैं टेम्परेचर वेरिएशन के साथ, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्लासिकल मैकेनिक्स में नहीं था। उसके लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ी। तो आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक को समझने के लिए पहले हमें यह जानना होगा कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ओके, तो ब्लैक बॉडी की बजाय अगर इसको सॉलिड बॉडी रेडिएशन कहें तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि कोई भी बॉडी इन जनरली टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे वो कुछ ना कुछ रेडिएशन तो इमिट करता है। पर इस ब्लैक बॉडी में क्या खास बात है? सो ब्लैक बॉडी में खास बात यह है, ब्लैक बॉडी अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें, सो एन आइडियल black
body is a material which absorbs all the frequency and after absorbing or when heated at certain temperature T, it emits all the range of radiation. Okay, all the frequency range of radiation. यहाँ पे जो रेंज की बात करें वो विजिबल रीजन हम ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम अगर पूरी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो उसका जो रेडियो वेव से ये वेरी करता है गामा रेज तक, पर यहाँ पे विजिबल रीजन की बात करें, कलर चेंजिंग की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो कलर्स तो हमको विजिबल रेंज में ही मिलते हैं। तो विजिबल रेंज में बेसिकली इसमें जो वेरिएशन है वो इंफ्रारेड से लेके अल्ट्रा वायलेट तक का है। okay. तो ये हमें ब्लैक बॉडी का जो डेफिनेशन है कि कोई भी बॉडी जो सारा का सारा जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्व कर ले रहा है और उसके बाद अगर उसको सर्टेन टेम्परेचर पे हीट करें तो वो सारा का सारा रेडिएशन इमिट भी करता है। यानी ब्लैक बॉडी जो होते हैं वो इज ए गुड एब्जॉर्बर एंड ए गुड इमिटर। तो ब्लैक बॉडी यानी ब्लैक बॉडी का पिक्चर आप समझ सकते हैं, किसी भी बॉडी को आप टोटली ब्लैक कर दें तो वो सारा का सारा जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट्स व्हाई इट्स कलर इज टोटली ब्लैक। ओके, तो एक आइडियल ब्लैक बॉडी का जो कॉन्सेप्ट है वो उसको समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम एक स्फेरिकल कैविटी ले लें, सपोज वी कंसीडर स्फेरिकल कैविटी। एक स्फेरिकल कैविटी, इसमें एक छोटा सा छेद है और इस स्फेरिकल कैविटी को अंदर से हम टोटली कर देते हैं कंप्लीटली ब्लैक, इट्स कंप्लीटली ब्लैक इनसाइड। और यहां से मान लो कोई रेडिएशन आपका इस छोटे से होल से यहां से आता है रेडिएशन। ओके, और ये इसमें हिट करता है एंड आफ्टर सक्सेसिव रिफ्लेक्शन इट गेट्स कंप्लीटली एब्सॉर्ब। Okay, it gets completely absorbed. So this is example of perfect black body, or the radiation comes out after this absorption, or if we heat this black body at a certain temperature T, then it emits some radiation and that radiation we call black body radiation. Okay, so you can say that if we heat black body, so the radiation from a black body is called black body radiation. Okay. तो जो रेडिएशन इससे अब निकलेगा वो एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम उसको कहेंगे। तो ये रेडिएशन जो है ये एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करता है टेम्परेचर के साथ। अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी का भी एक्सपेरिमेंट करें, आप एक ब्लैक बॉडी को हीट कर दें, एक आयरन का बॉल लें, उसको हीट कर दें, बाद में उसको कोल्ड होने के लिए रख दें, तो वो प्रॉपर टेम्परेचर के साथ उसका फ्रीक्वेंसी का जो वेरिएशन है प्रॉपर उसका एक कर्व फॉलो करेगा। यानी इसका कलर चेंज होगा, वो प्रॉपर एक पैटर्न एक कर्व फॉलो करेगा। उस कर्व को हम जरा ड्रॉ करते हैं। मेरे ख्याल से आपको ब्लैक बॉडी समझ में आ गया होगा और ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझ में आ गया होगा। अब इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो कर्व है और उससे रिलेटेड जो थ्योरी बनेगी उस पे हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो इसको लिख लें पॉज करके, क्योंकि अगर आप इंजीनियरिंग फिजिक्स में हैं तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि व्हाट इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और बीएससी में भी है तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है। ओके, तो मेरे ख्याल से अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है इसका कर्व, इसका ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। तो चलिए देखते हैं आगे इसका कर्व।
ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व कुछ इस तरीके का है। अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो ये मैंने एक्स एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं फ्रीक्वेंसी, दिस इज अवर फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी जो होगा रेडिएशन का वो टोटली फंक्शन होगा फ्रीक्वेंसी का, यानी जैसे आपने देखा कलर का और टेम्परेचर का। दो ही चीजें तो डिफाइन कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका कलर चेंज हो रहा है, तो जो उसकी एनर्जी है उसको हम डिफाइन करेंगे फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर के टर्म्स में। और लोअर फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी इसका मिनिमम यानी 0 होगा, देन इट इंक्रीजेज एंड आफ्टर दैट इट डिक्रीजेस, इट इज एट सर्टेन टेम्परेचर। और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से कर्व आएगा, ओके, ये कुछ इस तरीके से कर्व हमको मिलेगा। एंड इसके बाद एक और टेम्परेचर हम ले सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का कर्व हमको, या दिस इज काइंड ऑफ कर्व, ओके। तो इस कर्व में दो बातें हैं, एक तो जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं तो एनर्जी तो पहले बढ़ रहा है, फिर पीक वैल्यू ले रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है, ओके। और दूसरी बात, जो पीक वैल्यू है फ्रीक्वेंसी के साथ, ये जो पीक है ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है, ये राइट हैंड साइड में ये पीक शिफ्ट कर रहा है, देखें तो ये राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहा है। कुछ बुक्स में ये डायग्राम आपको वेवलेंथ के टर्म्स में मिलेगा, यानी एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ होगा और वाई एक्सिस पे एनर्जी डेंसिटी। और अगर ये जो पीक है ये आपको कुछ इस तरीके से देख सकते हो कि इस शिफ्टिंग राइट्स। अगर वेवलेंथ के टर्म्स देखेंगे तो चूंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन, तो ये लेफ्ट में बनेगा, पर एक को ही समझ लें, दूसरा अपने आप फिर क्लियर हो जाएगा। तो ये कुछ कर्व, एक्सपेरिमेंटल कर्व है ये, ओके। तो ये कर्व हमें मिला ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। ये टेम्परेचर T1 पे है, ये टेम्परेचर T2 पे है, और ये टेम्परेचर T3 पे। ये हाई टेम्परेचर पे जैसे जैसे जा रहे हैं तो ये हमें चेंज हो रहा है, यानी जब आपका एक फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, जो पीक वैल्यू है, मान लीजिए न्यू1 आपका, जैसे आपने कोई ब्लैक बॉडी लिया, वो टेम्परेचर T1 पे उसका फ्रीक्वेंसी न्यू1 पे पीक मिल रहा है, यानी कलर मिल रहा है। उसके बाद T2 पे जाते हैं, जैसे बढ़ाते हैं टेम्परेचर, तो इट गोज टू न्यू2 एंड इट गोज टू न्यू3, यानी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, या यूं कहें कि कलर चेंज हो रहा है, ओके। तो ये था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व, ओके। तो ये कर्व इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, हिस्टोरिकल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग भी ये इंपॉर्टेंट है। अब इस कर्व को समझने के लिए कई थ्योरियां हैं, मतलब ये एक्सपेरिमेंटल कर्व है, पर इसको लोग समझ नहीं पा रहे थे इसका थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन कैसे दें, क्योंकि जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जिसमें आपका आता है न्यूटोनियन डायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वो तीनों थ्योरियां मिला के भी हम इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे थे। तो इसको पहला जो अटेम्प्ट किया इसको सॉल्व करने का, वो वीन्स ने किया। वीन्स ने इसका थ्योरी दिया कि कैसे ये कर्व का वेरिएशन है, यानी इस एनर्जी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर के बीच एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की। एंड दैट जो फॉर्मूला उन्होंने ड्राइव किया स्टीफन बोल्ट्जमैन का इक्वेशन का यूज करके, तो वो जरा मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज दैट फॉर्मूला बेसिकली। तो वीन्स लॉ, वीन्स लॉ, तो वीन्स ने जो फॉर्मूला डिराइव किया, दैट इज यू न्यू कॉमा टी इज इक्वल टू ए न्यू क्यूब ई की पावर माइनस बीटा न्यू अपॉन टी। तो ये इक्वेशन उन्होंने एस्टैब्लिश की, ओके। इन्होंने कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, इन्होंने सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके, यानी जो स्टीफन बोल्ट्जमैन का लॉ था, जिसमें इंटेंसिटी जो टोटल जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर की पावर 4। तो ये सिंपल उन्होंने एक्सप्रेशन दिया, पर इसका अगर हम प्लॉट करें, यानी अगर हम इसको मैच करें अपने एक्सपेरिमेंटल डाटा से, तो एक्सपेरिमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो कर्व है न्यू कॉमा टी विथ फ्रीक्वेंसी, वो हमारा कर्व कुछ इस तरीके से हमने देखा, ये हमारा कर्व है, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का कर्व कुछ इस तरीके से। अब इसमें
इसका अगर हम देखें तो ये लोअर वैल्यूज पे तो ये डोमिनेट करेगा, और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फिर ये टर्म डोमिनेट करेगा। तो इसका प्लॉट कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं डैशेस लाइन से बना रहा हूं। दिस इज द प्लॉट ऑफ दिस फंक्शन मीन्स लॉ। ओके, यानी ये हायर फ्रीक्वेंसीज पे तो ये फॉर्मूला ठीक है, पर व्हाट अबाउट दिस लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज? ये लोअर फ्रीक्वेंसी में ये फॉर्मूला, यहाँ पे इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इस रेंज से इस रेंज तक क्या है, तो ये एक तरीके से अधूरा है, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए तो ठीक है, पर ये लोअर फ्रीक्वेंसी में फिट नहीं बैठ रहा है। अब इस इक्वेशन में ए और बीटा इज आपका कांस्टेंट, इनको हम एक्सपेरिमेंट से इनको सेट कर सकते हैं। मेन है न्यू और टेम्परेचर। ओके, तो ये वेन्स लॉ था जो कि इस प्रॉब्लम को थ्योरेटिकली नहीं समझा पाया। ओके, और इन्होंने भी क्लासिकल थ्योरी ही यूज किया था, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स थ्योरी, या बेटर कहें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, इसके बाद इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की रिले जीन्स ने। ओके, तो रिले जीन्स का जो फॉर्मूला था, रिले जीन्स का जो फॉर्मूला था, उन्होंने इसका जो इक्वेशन डिराइव किया। अच्छा, रिले जीन्स ने जो कॉन्सेप्ट यूज किया, इनका कॉन्सेप्ट में थोड़ा स्ट्रॉन्ग था। इनका जो स्टेप था दैट इज मोर क्लोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इन्होंने सोचा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। एक्चुअल में जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वाइब्रेट करते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, यानी ट्रांजिशन होता है, लोअर लेवल से हाई लेवल में जा रहे हैं, वहां से वापस लोअर में आ रहे हैं। तो वो जो वाइब्रेशन है एटम इलेक्ट्रॉन्स का, या एटम बोल सकते हैं, तो वो वाइब्रेशन से ही उसी वाइब्रेशन का वेव निकल रहा है, स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट यूज करके, कि जिस फ्रीक्वेंसी से एटम वाइब्रेट कर रहा है उसी फ्रीक्वेंसी का वो रेडिएशन इमिट कर रहा है। ओके, तो उन्होंने एटम को जो वाइब्रेशन है उसको ऑसिलेटर की तरह ट्रीट किया, हार्मोनिक ऑसिलेटर। पर ये जो ऑसिलेटर उन्होंने यूज किया दैट इज क्लासिकल ऑसिलेटर, दैट इज नॉट क्वांटम ऑसिलेटर। तो क्लासिकल ऑसिलेटर का यूज करके इन्होंने ये कौन थ्योरी यूज करके, दैट इज वेरी क्लोज अप्रोच, उन्होंने जो फॉर्मूला डिराइव किया दैट इज यू न्यू कॉमा टी, दैट इज 8 पाई, that is nu square divided by c cube into kT. This is the expression. So here you can say that energy density directly proportional to nu square into temperature. Okay. तो यहाँ पे जो अगर हम देखें, इसको अगर हम प्लॉट करें, तो ये जो प्लॉट आएगा ये कुछ इस तरीके का प्लॉट आएगा। ये दिस इज गोस लाइक, या this is the plot for relay genes, this dashes line and these dashes line for Wiens। तो ये वाला हो गया Wiens लॉ, और ये वाला हो गया रिले जीन्स का लॉ। पर देखिए इसमें क्या है कि ये लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए अब ये ठीक है, पर जैसे ही आप हायर फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो तो क्या हो रहा है कि ये जो कर्व है इनका रिले जीन्स का, दैट डाइवर्जेस मतलब एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के बाद, यानी जैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी यानी इंफ्रारेड तक तो ठीक है, जैसे अल्ट्रावायलेट रेंज में जाएंगे तो ये एनर्जी एकदम से हाई हो रही है, इंक्रीजेस वेरी फास्ट, मतलब डाइवर्ज कर रही है इंफिनिटी की। सो ये तो दैट्स अ डिजास्टर। इसीलिए इस कर्व का बेसिकली रिलाइजेंस का जो कर्व का नाम बोला गया है अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। सो वी आल्सो कॉल्ड दिस रिलाइजेंस लॉ एज अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी, यानी अल्ट्रावायलेट पे ये डिजास्टर रिजल्ट शो कर रहा है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी। तो इनका भी ये कॉन्सेप्ट, ये जो थ्योरी था दैट नॉट फुलफिल्ड। ओके, दोनों ही लॉ जो है दैट क्लासिकल अप्रोच है, और इससे इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो ओरिजिनल कर्व है हमारा रियल एक्सपेरिमेंटल कर्व, दैट इज स्टिल अनसॉल्व्ड। तो अब इसको किसने सॉल्व किया? तो रिले जीन के बाद इसको प्लैंक ने इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट यूज किया, दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी क्लोज टू रिले जीन्स, बट ही यूज सम टोटली न्यू आइडिया। ओके, क्या आइडिया था वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये वेन्स लॉ और रिले जीन्स लॉ, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं।
जिसमें हम अब बात करेंगे प्लैंक हाइपोथेसिस या प्लैंक लॉ। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज प्लैंक लॉ। तो प्लैंक का क्या लॉ था? तो प्लैंक ने जो रिलाय जीन का ही कॉन्सेप्ट यूज किया कि देखो एटम वाइब्रेट कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर रहा है, तो इसके वाइब्रेशन से जो एनर्जी वो इमिट कर रहा है, यानी जो रेडिएशन इमिट कर रहा है, दैट द एनर्जी ऑफ बेसिकली दैट रेडिएशन इज नॉट कंटिन्यूअस, इट्स अ डिस्क्रीट। और क्लासिकल मैकेनिक्स में डिस्क्रीट एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, हम यहाँ पे हमेशा कॉन्टिन्यूअस एनर्जी के बारे में बात करते हैं। पर दैट्स टोटली न्यू अप्रोच, दैट्स टोटली न्यू अप्रोच कि क्वांटम पार्टिकल, फंडामेंटल जो पार्टिकल हैं वो उनसे जो रेडिएशन इमिट हो रहा है दैट इज नॉट बेसिकली नॉट कंटिन्यूअस, इट्स अ डिस्क्रीट। ओके, तो इसी के बेसिस पे प्लांक ने अपना हाइपोथेसिस दिया दैट द oscillating charge, or we can say electron, emit radiation which has discrete energy। और वो एनर्जी कितनी है? डिस्क्रीट एनर्जी। उन्होंने भी ऑसिलेटर ही समझा, यानी इलेक्ट्रॉन अभी भी ऑसिलेटर ही है, बट दैट ऑसिलेटर इज नॉट क्लासिकल ऑसिलेटर, दैट इज क्वांटम ऑसिलेटर। सो दैट एनर्जी हैज E इज इक्वल टू NH/nu, यहाँ पे En लगा देता हूँ, NH/nu, where N takes values from 1 2 3 up to now। सो ये है हमारा प्लैंक का लॉ, प्लैंक का लॉ। और जो मिनिमम एनर्जी जो एक रेडिएशन के पास होगा, दैट इज फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज hd। दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैरीड बाय रेडिएशन, वी कॉल दिस एज ए क्वांटा, वी कॉल दिस इज एज ए क्वांटा। तो यहीं से क्वांटा वर्ड से ही फिर क्वांटम मैकेनिक्स जो फिजिक्स की एक ब्रांच जो है वो इस्टेब्लिश हुई, दैट इज मोस्ट स्ट्रॉन्ग ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो कि एटॉमिक या माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डायनेमिक्स पार्टिकल का या उनकी एनर्जी या जितना भी फिजिक्स है वो वहां पे हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, तो इसमें एक इन्होंने नया कांस्टेंट यूज किया, हियर h इज वी कॉल्ड यूनिवर्सल कांस्टेंट, एंड दैट इज वी आल्सो कॉल्ड प्लैंक कांस्टेंट। और एक्सपेरिमेंट से इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं, तो दैट इज इक्वल टू 6.623 इंटू 10 raised to the power -34 जूल सेकेंड। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस प्लैंक कांस्टेंट। ये टोटली न्यू आइडिया था ये प्लांक का, E इज इक्वल टू hν। इसके बेसिस पे प्लांक ने फाइनली अपना जो फॉर्मूला बनाया, एनर्जी डेंसिटी को एक्सप्लेन किया, दैट इज U nu comma t is equals to, this is a final expression जो कि प्लांक के हाइपोथेसिस पे मिला हमें, that is equal to 8 pi h nu cube divided by c cube into 1 over e की power h nu over kt minus 1। This is the energy density formula which completely explains the curve, our black body curve, which is like this one, which completely explains this curve। Okay, and one more thing, अच्छा ये completely curve हमारा ये बता रहा है, और अगर हम इसमें इसका लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज में जाएं, देखो जो रिलाय जीन का फॉर्मूला था वो लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज में तो बिल्कुल ठीक था, तो यानी ये फॉर्मूला रिलाय जीन के फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाना चाहिए अगर हम लो फ्रीक्वेंसी रेंज में जाएं। तो लो फ्रीक्वेंसी रेंज के लिए हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को 8 पाई h न्यू क्यूब डिवाइड बाई c क्यूब इंटू 1 ओवर e की पावर x। अगर इसको एक्सपेंड करें, वी कैन राइट इट x प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस हायर ऑर्डर टर्म। तो अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो इसका स्क्वायर तो और भी छोटा हो जाएगा, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस हायर ऑर्डर टर्म, वी कैन यूज दिस 1 प्लस एक्स।
सो दैट इज 1 प्लस एच न्यू बाई के टी माइनस 1, यहां से 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। ओके, और यहाँ पे देख सकते हैं ये न्यू से स्क्वायर बन जाएगा, ये न्यू से कट गया, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से एनर्जी हमें मिलेगी न्यू कॉमा टी इज इक्वल्स टू 8 पाई न्यू स्क्वायर डिवाइड बाई सी क्यूब इंटू के टी। दैट इज द रिलायजेंस फॉर्मूला, दैट इज द रिलायजेंस एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। और ये है हमारा प्लैंक का एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व की जो प्रॉब्लम थी वो कंप्लीटली सॉल्व हुई बाय यूजिंग दिस प्लैंक लॉ, प्लैंक हाइपोथेसिस। और यहाँ से फिजिक्स जो है वो बिल्कुल नए टर्म से स्टार्ट हुई। लोगों को लगा था कि हमने थर्मोडायनेमिक्स समझ लिया, न्यूटोनियन फिजिक्स समझ ली, डायनेमिक्स समझ ली, मैक्रोस्कोपिक वर्ड को समझ लिया, चार्ज को समझ लिया, ना हमने फिजिक्स को पूरी तरीके से समझ लिया। पर यहाँ से एक नई ब्रांच स्टार्ट हुई, यानी जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स का जो 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 डायनेमिक्स है, दैट इज टोटली डिफाइंड बाय ए न्यू ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट वी कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। तो आई होप, मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपने जो भी आप इससे रिलेटेड क्वेरीज हो उसको जरूर बताएं, इससे डिस्कस जरूर करें इसको कमेंट बॉक्स में। इस सीरीज में हम और वीडियो भी लाएंगे ये क्वांटम मैकेनिक्स का। इससे पहले हमने बात की थी व्हाई वी नीड क्वांटम मैकेनिक्स, इस वीडियो में हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्कस किया। तो अगले वीडियो में मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डिस्कस करूंगा कि इस थ्योरी का यूज करके, प्लैंक का थ्योरी यूज करके कैसे आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, जिसका यूज हम आजकल करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, आप जानते ही हैं, सोलर सेल वगैरह में। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।